नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। तो आज हम ये मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में दोस्तों मैं ये मेमोरी के बारे में पूरा डिटेल से एक प्रॉपर तरीके से आपको गाइड करूँगा। तो अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मेमोरी में कुछ पॉइंट में कन्फ्यूजन होता है दोस्तों, उसको मैं लास्ट में पूरा सॉल्व करूँगा। तो अंत तक बने रहिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जो हमारा पहला प्रश्न है, कंप्यूटर विशिष्टतः खाली स्थान के साथ कार्य करके आंकड़ों की सूचना में प्रोसेसिंग करते हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वर्ड्स। जैसे कि कंप्यूटर केवल बाइनरी संख्या 1 एवं 0 ही समझता है, जो पावर सप्लाई ऑन और ऑफ का संकेत देते हैं, जिसे बिट कहते हैं दोस्तों। 8 बिट मिलाकर एक बाइट बनती हैं और एक बाइट के द्वारा किसी संख्या या अक्षर, गणितीय चिन्ह तथा विराम चिन्ह को दर्शाया जाता है। बाइट के समूह को वर्ड कहते हैं। अतः कंप्यूटर विशिष्टतः वर्ड के साथ कार्य करके आंकड़ों की सूचना में प्रोसेसिंग करते हैं। ठीक दोस्तों इसका अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट पर जरूर विजिट कीजिएगा। इसका लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर जाकर के इसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छी तरह से अपनी तैयारी कर सकते हैं। और सेकंड क्वेश्चन, किसी शब्द की लंबाई की माप की इकाई क्या है? किसी शब्द की लंबाई की माप की इकाई क्या है? मीटर, बाइट, बीट या मिलीमीटर? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बीट। कंप्यूटर में प्रत्येक डाटा अनुदेशों तथा परिणामों को बाइनरी संख्या या बिट्स में बदलकर स्टोर किया जाता है। जो बिट्स किसी शब्द की लंबाई को प्रदर्शित करने वाली सबसे छोटी इकाई है। यानी कि ये हमारा जो बिट्स है दोस्तों, वो सबसे छोटी इकाई है। 8 बिट्स को मिलाकर एक बाइट बनता है तथा किसी संख्या, अक्षर, गणितीय चिन्ह तथा विराम चिन्हों को प्रदर्शित करने के लिए कम से कम एक बाइट की आवश्यकता होती है। इसलिए किसी शब्द की लंबाई को बाइट से नापा जाता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में शब्द की लंबाई नापी जाती है, यानी कंप्यूटर में शब्द की लंबाई को किससे नापी जाती है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बिट्स से। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बीट। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, बीट्स। बिट्स कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई होती हैं। कंप्यूटर की मेमोरी में स्थित सेल को जिन छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है उन्हें बिट्स कहते हैं। बिट्स केवल 2 भागों में 0 और 1 में विभाजित होती हैं। अगला क्वेश्चन, बाइनरी लैंग्वेज में वर्णमाला का प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक नंबर और प्रत्येक विशिष्ट कैरेक्टर को खाली स्थान के यूनिक कॉम्बिनेशन का बना होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सॉरी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 8 बिट्स। बाइनरी लैंग्वेज में वर्णमाला का प्रत्येक अक्षर, गणितीय चिन्ह तथा विराम चिन्ह बिट्स के यूनिक कॉम्बिनेशन का बना होता है। 8 बिट्स को मिलाकर एक बाइट बनती है, यानी कि जो 8 बिट्स हैं उसको मिलाकर एक बाइट बनती है दोस्तों। यानी कि हमारी सबसे छोटी इकाई बिट्स है। एक बाइट या 8 बिट से एक अक्षर का निर्माण होता है, यानी कि एक बाइट या 8 बिट ये दोनों बराबर होगा दोस्तों। तो इससे मिलकर एक अक्षर का निर्माण होता है, चाहे आप एक बाइट्स ले लिए या फिर 8 बिट्स ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर मेमोरी में खाली स्थान रहता है, यानी कि कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा, यानी कि कंप्यूटर मेमोरी में डाटा किस रूप में रहता है? बाइट्स के रूप में, प्रोग्राम के रूप में या रजिस्टर या बिट्स के रूप में? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बिट्स के रूप में रहता है। कंप्यूटर मेमोरी में डाटा बिट्स बाइनरी डिजिटल 0 और 1 में रहता है, क्योंकि कंप्यूटर बाइनरी नंबर 0 और 1 जैसे कि आन आपको समझता है। कंप्यूटर मेन मेमोरी को वर्ड या बाइट्स में विभाजित करने की सुविधा देता है। एक बाइट्स में 8 बिट्स होते हैं, जिसे एक कैरेक्टर बनता है। अगला क्वेश्चन, एक 32 बिट वर्ड कंप्यूटर एक बार में खाली स्थान बाइट एक्सेस कर सकता है, यानी कि हमारा जो 32 बिट वाला वर्ड कंप्यूटर है दोस्तों, जो एक बार में कितने बाइट एक्सेस कर सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 4 बार, यानी कि 4 बाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं। एक 32 बिट वर्ड कंप्यूटर एक बार में 4 बाइट्स एक्सेस कर सकता है। वर्ड जितने बाइट से निर्मित होता है वह वर्ड लेंथ कहलाती है। वर्ड लेंथ का अर्थ वर्ड में बिट अथवा बाइट की संख्या से है। बाइट लेंथ जितनी अधिक होगी, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग क्षमता भी उतनी अधिक होगी। वर्ड लेंथ 1 बाइट से लेकर 64 बाइट तक हो सकती हैं। वर्तमान में पर्सनल कंप्यूटर में प्रचलित प्रोसेसर का वर्ड आकार
4 बाइट अर्थात 32 बिट का होता है। अगला क्वेश्चन, 64 के शब्द की स्मृति के लिए प्रत्येक 8 बिट के शब्द का मेमोरी डाटा रजिस्टर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 8 बिट्स। अगला क्वेश्चन, बिट्स खाली स्थान का संक्षिप्त नाम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बाइनरी डिजिट। बिट्स बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त रूप है। बिट्स कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई है जिसका मान 0 या 1 होता है, जिसे बाइनरी डिजिट भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के लिए बिट्स का पोर्टमेटू क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बाइनरी डिजिट। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है, यानी कंप्यूटर की स्मृति का मापन किससे किया जाता है, बिट्स के द्वारा या ओहम्स के द्वारा या एम्पियर के द्वारा या फिर वोल्ट्स के द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है बिट्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन, एक बिट्स डाटा के संग्रह के लिए किस सर्किट का प्रयोग होता है, रजिस्टर, फ्लिप फ्लॉप या फिर वेक्टर या फिर एनकोडर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी फ्लिप फ्लॉप के द्वारा। एक बिट्स डाटा संग्रह के लिए फ्लिप फ्लॉप सर्किट का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक में फ्लिप फ्लॉप एक अंकीय परिपथ है जिसका निर्गम दो स्थायी अवस्थाओं में से किसी एक में से बना रहता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, स्मृति में आंकड़ों की स्थिति को विशेष रूप से व्यक्त करने का साधन क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पता कंप्यूटर की स्मृति के आंकड़ों की स्थिति को विशेष रूप में व्यक्त करता है। कंप्यूटर की स्मृति सूचना संग्रहण का केंद्र है जिसे प्रत्येक आंकड़ों को एक निश्चित पते के माध्यम से सेव किया जाता है। किसी डाटा की विशेष स्थिति को निश्चित बाइट में दर्शाया जाता है। कंप्यूटर के डिस्क, ट्रैक और सेक्टर में विभाजित रहते हैं जिनमें प्रत्येक का एक निश्चित अद्वितीय एड्रेस होता है। अगला क्वेश्चन, ASCII का वह सिस्टम है जो खाली स्थान उपलब्ध कराता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 128 विभिन्न कैरेक्टर। ASCII यानी कि इसका फुल फॉर्म है दोस्तों अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसको आपको याद रख लेना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। यह सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला अल्फान्यूमेरिक कोड है जिसका उपयोग ABC जैसे कि कैरेक्टर, नंबर एवं चिन्हों को दर्शाने के लिए होता है। जो ASCII कोड में 7 या 8 बिट का इस्तेमाल डाटा को दर्शाने के लिए करते हैं। 7 बिट से केवल 128 कैरेक्टर के ही कोडित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसको एक कैरेक्टर को प्रस्तुत करने के लिए 7 बिट की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ASCII। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक कंप्यूटर के कीबोर्ड के प्रत्येक कैरेक्टर की ASCII होती है जिसका पूर्ण क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म पूछे गए हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगला क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा गया दोस्तों, इसका फुल फॉर्म। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर देख सकते हैं, पहले देख लीजिए अमेरिकन, ये स्पेशल है, ये गलत होगा दोस्तों। अमेरिका स्टैंडर्ड ये भी नहीं है, अमेरिकन ये भी नहीं है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। इसमें ई भी दिया दोस्तों, तो ई ये हमारा ऑप्शन नंबर राइट है। अगला क्वेश्चन, इसमें भी सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया है, ASCII का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगला क्वेश्चन, ASCII कोडित ने कंप्यूटर के उपयोग के लिए अंग्रेजी वर्णमाला एवं चिन्ह द्विधारी कूट को निश्चित किया जो विश्व के करीबन सभी भाषाओं के लिए कोड निश्चित करता है और 1 लाख सम प्रतीकों से भी अधिक चिन्ह को भी निश्चित करता है। इस नए मानक को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यूनिकोड। अगला क्वेश्चन, टर्मिनलों के बीच सूचनाओं को आदान प्रदान से जुड़ी कंप्यूटर को कोड को क्या कहते हैं। टर्मिनलों के बीच सूचना के आदान प्रदान से जुड़ी कंप्यूटर कोड को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ASCII। अगला क्वेश्चन, EBCDIC का पूरा नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी एक्सटेंड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोडेड। इसको भी आपको याद रख लेना है और जितने भी फुल फॉर्म बनेगा दोस्तों उसको मैं एक और प्रॉपर वीडियो में लेकर आऊँगा जिसमें A to Z से लेकर पूरा कंप्लीट कराऊंगा वहां पर। अगला क्वेश्चन, ये सेम दिया गया है दोस्तों, नहीं ये अलग है। EBCDIC कोडिंग स्कीम में विभिन्न कैरेक्टर को कोड करने के लिए कितने बिट्स का प्रयोग होता है।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8 बिट्स का प्रयोग होता है। एक्सटेंड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड के 8 बिट्स वर्ड इनकोडिंग है। इसका प्रयोग 1950 से 1960 के दशक के शुरुआती दिनों में IBM कंपनी के द्वारा किया गया था। यानी कि इसका प्रयोग IBM कंपनी ने सबसे पहले किया था दोस्तों, जो 1950 से 1960 तक किया गया था। अगला क्वेश्चन, सबसे ज्यादा प्रयोग में लाने वाला कोड कौन सा है जो प्रत्येक कैरेक्टर के विशिष्ट 8 बिट के रूप में निरूपित करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, EBCDIC। अगला क्वेश्चन, यूनिकोड इनकोड परियोजना एक वर्ड अथवा अंक कितने के समूह के प्रतिनिधित्व करती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 16 बिट। अगला क्वेश्चन, यूनिकोड खालिस्तान बिट्स का उपयोग करके कई विशेष वर्डों सहित वर्डों की बड़ी संख्या को कोडित करता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 16। अगला क्वेश्चन, UTF-8 एक खालिस्तान है। तो इसका राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 8 बिट का वेरिएबल बिट्स इनकोडेड। अगला क्वेश्चन, इसका थ्योरी देख लेते हैं। यूनिकोड कैरेक्टर के सेट में 3 विभिन्न प्रकार के इनकोडिंग प्रणाली का प्रयोग होता है, जिसमें UTF-8 यूनिकोड ट्रांसफॉर्मर फॉर्मेट में 8 बिट का वेरिएबल 1 से 4 बाइट्स विथ इनकोडेड, UTF-16 में से 16 बिट का वेरिएबल 2 से 4 बाइट इनकोडेड है, जबकि UTF में 32 बिट का फिक्स 4 बाइट्स इनकोडेड है। अगला क्वेश्चन, UTF-16 एक है, यानी कि UTF-16 क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 16 बिट का वेरिएबल विथ इनकोडेड है। अगला क्वेश्चन, UTF-32 एक क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 32 बिट का एक फिक्स्ड बिट्स इनकोडेड है। अगला क्वेश्चन, बिट्स कोड को दशमलव अंकों के BCD कोडेड स्कीम का उपयोग करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 4। BCD का संक्षिप्त रूप क्या है? यानी कि BCD का फुल फॉर्म पूछा गया है दोस्तों, तो आपको बताइएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बाइनरी कोडेड डेसिमल। अगला क्वेश्चन, 512 ऑपरेशन के कोड के लिए खालिस्तान बिट्स की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 9। अगला क्वेश्चन, परिचालन कोड 64 के लिए आवश्यकता बिट्स की संख्या क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6। अगला क्वेश्चन, कोड 256 प्रचालन के लिए आवश्यक बिट्स की संख्या क्या है? 256 के लिए प्रचालन की आवश्यकता बिट्स की संख्या क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 8, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, 8 है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, बाइट्स 0 और खालिस्तान के बीच किसी भी संख्या को निरूपित कर सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 256। 8 0s और 1s के स्ट्रिंग को खालिस्तान कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बाइट्स। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। मेमोरी पद निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त होता है? लॉजिक, कंट्रोल, स्टोरेज या प्रोग्राम? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्टोरेज के लिए। मेमोरी पद का प्रयोग कंप्यूटर में डाटा, प्रोग्राम और अनुदेशों को स्थायी या अस्थायी तौर पर संग्रहित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्राइमरी स्टोरेज यूनिट निम्न रूप में भी संकेतित होती हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्राइमरी स्टोरेज। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी स्टोरेज यूनिट को प्राथमिक मेमोरी या मुख्य मेमोरी को करते हैं। प्राथमिक मेमोरी सीधे कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट से संपर्क रखता है तथा हर समय कंप्यूटर से जुड़ा रहता है। प्राथमिक मेमोरी की गति तीव्र होती है, लेकिन इसकी स्टोरेज क्षमता सीमित तथा कीमत अधिक होती है। यह सामान्यतः अस्थायी मेमोरी जैसे कि रैम, रोम या कैश मेमोरी। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को खालिस्तान भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक स्टोरेज भी कहा जाता है। किस प्रकार की मेमोरी प्रोसेसर के सबसे करीब से कनेक्ट है? यानी कि ऐसा कौन सा मेमोरी है दोस्तों जो प्रोसेसर के सबसे करीब से कनेक्ट है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मेन मेमोरी। अगला क्वेश्चन, रैम और रोम दोनों में यानी कि दोस्तों रैम और रोम दोनों क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि दोनों एक
रैम और रोम दोनों एक रैंडम एक्सेस मेमोरी होते हैं। रैम का फुल फॉर्म है दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। जब प्रोसेसर प्रोग्राम और डाटा को यूज कर रहे हैं तब उन्हें कहाँ रखा जाता है, यानी कि जब प्रोसेसर जो प्रोग्राम और डाटा को यूज कर रहा होता है तब उस समय उन्हें कहाँ रखा जाता है, मेन मेमोरी में, सेकेंडरी मेमोरी में या डिस्क मेमोरी में, प्रोग्राम मेमोरी में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मेन मेमोरी में। जब प्रोसेसर प्रोग्राम और डाटा को यूज कर रहा होता है तब उन्हें मेन मेमोरी में रखा जाता है। मेन मेमोरी के अंतर्गत रैम तथा रोम आदि आते हैं तथा कंप्यूटर पर कार्य हो रहा होता है तो प्रोग्राम तथा डाटा को कंप्यूटर मेन मेमोरी में लोड कर लेता है, उस पर कार्य करता रहता है। जब डाटा को सेव करते हैं तब वो सेकेंडरी मेमोरी में स्थायी रूप से सेव हो जाता है, यानी कि जो सेकेंडरी मेमोरी दोस्तों वो स्थायी मेमोरी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है, यानी किस ऑप्शन में दोस्तों जो स्टोरेज नहीं हो सकता है। हार्ड डिस्क में इसमें हो सकता है, फ्लैश ड्राइवर में भी हो सकता है, डीवीडी में भी हो सकता है, सीडी में भी हो सकता है, लेकिन कीबोर्ड में नहीं हो सकता है क्योंकि ये हमारे इनपुट डिवाइस हैं जिससे हम इनपुट देते हैं। अगला क्वेश्चन, सीपीयू वर्तमान में जिन प्रोग्राम और डाटा को प्रोसेस कर रहे हैं उन्हें स्टोर करने के लिए किस कंप्यूटर मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इंटरनल मेमोरी। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में स्मृति का प्रकार नहीं है, सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक, सर्वर, ऑप्टिकल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सर्वर। सर्वर स्मृति का प्रकार न होकर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, यानी कि ये सर्वर दोस्तों ये एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, जबकि फ्लैश मेमोरी सेमीकंडक्टर मेमोरी के उदाहरण हैं। फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक मेमोरी तथा सीडी, डीवीडी, ऑप्टिकल मेमोरी के प्रकार हैं। एक डिवाइस को डाटा और एक्सटर्नल लोकेट करने और उन्हें सीपीयू को उपलब्ध कराने में लगा समय क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी एक्सेस टाइम। अगला क्वेश्चन, वह खाली स्थान उस समय के बीच जहां पढ़ने लिखने के आदेश को स्मृति में दिया जाता है और उस समय में जब अगले निर्देशक को स्मृति में जारी किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे प्रवेश समय कहते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। एक डिवाइस के डाटा और एक्सटर्नल लोकेट करने और उन्हें सीपीयू को उपलब्ध कराने में लगा समय प्रवेश समय कहलाता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर को अस्थायी स्मृति कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रैम। रैम एक अस्थायी मेमोरी है दोस्तों, जिसको ये बिजली चले जाने पर इसमें जो डाटा रहता है वो पूर्ण ही नष्ट हो जाते हैं। देख लीजिएगा दोस्तों, ये मेमोरी एक प्राथमिक मेमोरी और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राथमिक मेमोरी में दो प्रकार के आएगा, एक स्थायी और एक अस्थायी। अस्थायी कौन रहेगा, रोम, पी रोम, ईपी रोम, डब्ल्यूपी रोम, और अस्थायी में रैम। और द्वितीयक यानी कि सहायक मेमोरी जिसे सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं, इसमें आगे दोस्तों हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, सीडी रोम, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, फ्लैश मेमोरी या फिर डीवीडी, ये हमारा द्वितीयक मेमोरी है जो कि स्थायी मेमोरी है दोस्तों। और ये भी हमारा स्थायी मेमोरी है, रोम, पी रोम, ईपी रोम या फिर डब्ल्यूपी रोम। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर अस्थायी मेमोरी है, इनमें से कौन सा ऑप्शन दोस्तों जो अस्थायी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंप्यूटर में रैम है, यानी कंप्यूटर में रैम क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये वोलेटाइल मेमोरी है। कंप्यूटर में जो रैम है दोस्तों उसको वोलेटाइल के नाम से भी जाना जाता है, और जो स्थायी मेमोरी होते हैं उसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं दोस्तों। ये हमारा अस्थायी है इसलिए इसे वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं, और जो स्थायी रहते हैं उसके नॉन वोलेटाइल कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न मेमोरी के रैम का विस्तृत रूप क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म पूछ रहे हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें भी क्या पूछा गया था आप देख लीजिएगा दोस्तों। 17वां क्वेश्चन, कंप्यूटर में स्टोरेज से संबंधित रैम का पूर्ण रूप क्या है। इसमें भी पूर्ण रूप पूछा गया दोस्तों। इसका नाम है, ये एक ही क्वेश्चन है दोस्तों लेकिन इसको घुमा फिरा करके वही क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है रैंडम एक्सेस मेमोरी। निम्न में से कौन सा डाटा स्थायी रूप में स्टोर नहीं करता है,
यानी से इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो स्थायी रूप से स्टोर नहीं करते हैं? तो इसका राइट आंसर दोस्तों रैम, ये आसान सा सवाल है, रैम होगा दोस्तों, क्योंकि ये वोलेटाइल मेमोरी है जिसमें बिजली चले जाने पर जितने भी डाटा होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, रैम में स्टोर की गई सूचना वोलेटाइल मानी जाती है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्थायी रूप से नहीं केवल अस्थायी रूप से स्टोर की जाती है। यानी कि रैम में दोस्तों जितने भी डाटा स्टोर किए जाते हैं उसे स्थायी रूप से नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसमें अस्थायी रूप से ही स्टोर किया जाता है। अगला क्वेश्चन, रैम निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? नॉन वोलेटाइल, कैश मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी या फिर वर्चुअल मेमोरी? तो अभी मैं कर रहा हूं दोस्तों, इसका आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वोलेटाइल मेमोरी, और रोम है ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्योंकि वो स्थायी मेमोरी है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का कौन सा भाग फाइलों को लेवल अस्थायी स्टोरेज उपलब्ध कराता है? यानी कि कंप्यूटर का ऐसा कौन सा भाग है जो फाइलों को केवल अस्थायी स्टोरेज रूप में उपलब्ध कराते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रैम। अगला क्वेश्चन, रैम का प्रयोग कंप्यूटर में शॉर्ट मेमोरी के लिए किया जाता है क्योंकि यह बहुत महंगा होता है, यह प्रोग्रामिंग के योग्य होता है, यह परिवर्तनशील होता है, या फिर इसमें क्षमता कम होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह परिवर्तनशील होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहां पर अटक जाता है? रैम, रोम या फिर अनमिका या हार्ड डिस्क या फिर फ्लॉपी डिस्क? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रैम में। अगला क्वेश्चन, डी रैम का क्या लाभ है? ये डी रैम का क्या लाभ दोस्तों बताइएगा। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह एस रैम से सस्ता है। जो डी रैम है दोस्तों वो एस रैम से सस्ता है। अगला क्वेश्चन, यानी कि एस रैम, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, स्थिर रैम यानी कि एस रैम गतिशील डी रैम से तेज होती है क्योंकि इसमें एस रैम कैपेसिटर का उपयोग होता है, या फिर एस आर एम महंगा होता है, या एस आर एम को रिफ्रेश की जरूरत नहीं होती है, या फिर एस रैम को सस्ता होता है, या फिर एस रैम सस्ता होता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एस रैम को रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती है। देखिए दोस्तों, जो हमारा डी रैम है और एस रैम है, डी रैम में हमें बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, लेकिन जो एस रैम है उसको रिफ्रेश करने की जरूरत ही नहीं होती है दोस्तों। एस रैम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एस रैम का फुल फॉर्म है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डी रैम का फुल फॉर्म है दोस्तों डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी की तुलना में तेज तथा कंप्यूटर के सामान्यतः कैश मेमोरी के रूप में प्रयुक्त होने वाली मेमोरी है। इसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए यह डी रैम से काफी तेज होती है। डी रैम है वो डी रैम है दोस्तों वो धीमी होती है जिसे बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, और एस रैम है वो तीव्र होती है दोस्तों जिसमें रिफ्रेश करने की आवश्यकता ही नहीं होती है। मैं आगे आपको बताया था दोस्तों कि हम मेमोरी के बारे में थोड़ा डिटेल से चर्चा करेंगे, तो मैं उसके क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। देखिए दोस्तों, ये हमारा मेमोरी का कुछ टॉपिक है जिसमें अक्सर क्वेश्चन पूछा ही जाता है, जो लोग काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूजन बना रहता है। तो देखिएगा, सबसे पहले दोस्तों बिट्स, बिट्स से क्या बनता है? निबल, यानी कि बिट्स हमारे सबसे छोटी इकाई है। बिट्स, निबल, बाइट्स, इसके बाद किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स, टेराबाइट्स, पेटाबाइट्स, एक्साबाइट, जेटाबाइट्स, या और लास्ट में योटाबाइट। ये हमारा बहुत ही बड़ी मेमोरी की संख्या है जिसको बिट से बी से प्रदर्शित किया जाता है, और निबल को इसमें नहीं बताया गया दोस्तों। बाइट को बी से, और किलोबाइट्स को केबी से, मेगाबाइट्स को एमबी से, गीगाबाइट्स को जीबी, और टेराबाइट को टीबी, और पेटाबाइट को पीबी, और एक्साबाइट को ईबी, और जेटाबाइट को जेडबी, और योटाबाइट को वाईबी। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, 4 बिट्स मिलकर 8 बिट्स बनता है, 4 बिट्स मिलकर 8 बिट्स बनता है, और 8 बिट्स मिलकर 1024 बाइट्स बनते हैं।
1024 बाइट्स मिलकर 1024 किलोबाइट बनते हैं, यानी कि केबी बनते हैं, और 1024 किलोबाइट्स मिलकर 1024 एमबी बनते हैं। 1024 एमबी मिलकर 1024 जीबी बनते हैं, और 1024 जीबी मिलकर 1024 टीबी बनते हैं, और 1024 पीबी मिलकर 1024 सीबी बनते हैं। 1024 सीबी मिलकर 1024 जेटाबाइट बनते हैं। तो ये हमारा कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, इसको याद कर लेना है। गतिशील रैम स्थिर रैम से धीमी होती है, क्योंकि देखिए दोस्तों, जो रैम है डी रैम स्थित में रैम एस रैम से धीमी होती है, क्योंकि राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, डी रैम को रिफ्रेश की जरूरत होती है, यानी कि जो डी रैम है दोस्तों ये धीमी होती हैं एस रैम के मुकाबले, यानी कि जो डी रैम है इसमें बार बार हमें रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है, और जो एस रैम है इसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए डी रैम एस रैम से मतलब धीमी होती हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मेमोरी को प्रति सेकंड कई मदों को नवीनीकृत करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डायनामिक रैम, यानी कि इसमें ये पूछा गया है कि ऐसे कौन सा रैम है जिसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। नवीनीकृत का मतलब रिफ्रेश करना। इसमें घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, लेकिन क्वेश्चन एक ही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, डायनामिक रैम, यानी कि डी रैम। अगला क्वेश्चन, एक ऐसे प्रकार का कंप्यूटर डाटा स्टोरेज जो सिस्टम की सामान्य गति को बढ़ाने के लिए अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोग्राम निर्देशों को स्टोर करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि जितने भी डाटा होते हैं दोस्तों जो हम करंट में काम कर रहे थे उसको रैम में स्टोर किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जब आप पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर होता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रैम में स्थित होते हैं, जो अस्थायी से स्थित होता है। देख लीजिएगा, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी का संक्षिप्त रूप है, इसे वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। जो रैम है दोस्तों उसे वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं, और जो रोम है उसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं, क्योंकि इसमें डाटा तभी तक स्टोर रहता है जब तक कि कंप्यूटर को पावर सप्लाई दी जा रही है। पावर सप्लाई ऑफ होते ही डाटा नष्ट हो जाता है, यानी कि हम करंट में जितने भी कार्य कर रहे हैं वो रैम में स्थित होगा। अगर अचानक लाइट चले जाते हैं तो उसका जितने भी डेटा रहता है वो नष्ट हो जाता है, इसलिए उसको वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। जब हम कंप्यूटर पर कार्य करते हैं तब डाटा रैम में ही रहता है, जब तक कि डाटा को सेव नहीं किया जाता। डाटा सेव करते ही सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है, जिसे डाटा नष्ट होने का खतरा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, रैम वोलेटाइल या अस्थायी मेमोरी है क्योंकि? रैम वोलेटाइल या अस्थायी मेमोरी है क्योंकि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसमें डाटा बनाए रखने के लिए लगातार पावर सप्लाई की जरूरत होती है, इसलिए दोस्तों, इसलिए हमारा ये रैम वोलेटाइल मेमोरी है, जिसे अस्थायी मेमोरी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, जब पावर ऑफ कर दी जाती है तो यह मेमोरी अपने डाटा को कंटेंट खो देती है, इसे कहते हैं, तो इसे अस्थायी मेमोरी कहते हैं, यानी डाटा लॉस हो जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कंप्यूटर की मुख्य स्मृति कहा जाता है, यानी कि किसको कंप्यूटर की मुख्य स्मृति कहा जाता है? रैम, ई रैम, ईपीरोम या फिर रोम? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रैम। इसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य क्या है? इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, रैम का पूर्ण रूप क्या है? इसमें भी फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगले क्वेश्चन, रैम के लिए एक परिवर्तित शब्द है, यानी कि इसमें घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, लेकिन इसका आंसर एक ही है, इसका फुल फॉर्म ही पूछा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन, यदि प्रयोक्ता को सीपीयू में तत्काल उपलब्ध सूचना की जरूरत हो तो यह किसे स्टोर की जानी चाहिए?
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रैम में। अगला क्वेश्चन, वोलेटाइल इनमें से किसकी प्रॉपर्टी है, यानी कि इनमें से कौन है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन है जिसे वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई रैम। रैम को वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है और रोम को नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की पावर बंद करने पर किस शॉर्ट टर्म मेमोरी का डाटा स्वतः खत्म हो जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी रैम। अगला क्वेश्चन, रैम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, यानी कि इनमें से किस ऑप्शन सही नहीं है दोस्तों। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड राइट मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी या फिर सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन, ईडीओ रैम में शब्द में ईडीओ का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि इसमें इसका फुल फॉर्म पूछा गया है दोस्तों ईडीओ का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी एक्सटेंडेड डाटा आउटपुट। और उसके बाद रैम जगह है तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। इनमें से आपको किसी भी के फुल फॉर्म पूछा जा सकता है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर ईडीओ रैम पूछा गया है तो इसमें ओ का तात्पर्य क्या है ऐसा पूछा जा सकता है, तो आपको अच्छे से याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन, किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है। किसी कंप्यूटर की जो परमानेंट मेमोरी है जिसमें डाटा नष्ट नहीं होते उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रोम कहते हैं। रोम रीड ओनली मेमोरी एक भंडारण का माध्यम है जिसका प्रयोग कंप्यूटर तथा विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है। रोम कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी तथा रैम एक्सेस रैंडम मेमोरी कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है, यानी कि रोम स्थायी मेमोरी होती हैं और रैम अस्थायी मेमोरी होती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सबसे तेज कौन सा है, सीडी रोम, रैम या फिर रजिस्टर या फिर कैच। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो रजिस्टर मेमोरी होता है दोस्तों वो सबसे तीव्र होते हैं। रजिस्टर सीपीयू में लगा एक उच्च गति वाला इलेक्ट्रॉनिक भंडारण इकाई है। रोम या ईपीरोम में इसका प्रयोग किया जाता है। यह रैम कैच आदि रजिस्टर से स्लो होती हैं। अगला क्वेश्चन, रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व हैं जो स्थित होते हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सीपीयू में स्थित होते हैं। जो रजिस्टर मेमोरी होते हैं वो सीपीयू में स्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन, रोम में स्टोर किए गए प्रोग्राम क्या कहलाते हैं। रोम में स्टोर किए गए प्रोग्राम क्या कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी फर्मवेयर कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका व्याख्या भी देख लीजिए दोस्तों। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं दोस्तों तो इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, वहाँ पर जा करके फ्री ऑफ कॉस्ट इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छी तरह से आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। फर्मवेयर एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो रोम में रहता है, जिसको हम बायोस भी कह सकते हैं। यह प्रोग्राम कंप्यूटर स्टार्ट करते समय कंप्यूटर के मेन मेमोरी में लोड होकर कंप्यूटर की सभी इनपुट आउटपुट तथा सभी प्रोग्राम को चेक करता है, जिसे हम बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। ये बायोस का फुल फॉर्म पूछा जाता है दोस्तों, तो इसका फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसको याद रख लेना है। कंप्यूटर विज्ञान में रोम का विस्तारित रूप क्या है। कंप्यूटर विज्ञान में रोम का विस्तारित रूप क्या है, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। ये तो सिंपल सा सवाल है दोस्तों, लेकिन घुमा फिरा कर पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन, रोम क्या है। तो रोम एक रीड ओनली मेमोरी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नहीं दोस्तों, इसमें गलत दिया गया है आंसर इसका। नहीं दोस्तों, इसका आंसर राइट है। इसका आंसर है ए ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि रोम है एक स्थायी मेमोरी है जो कि रैंडम एक्सेस मेमोरी की तरह भी ये कार्य करते हैं। तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन, रोम है एक वोलेटाइल स्मृति या फिर नॉन वोलेटाइल या द्वितीयक स्मृति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नॉन वोलेटाइल स्मृति यानी कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कंप्यूटर के संबंध में रोम का क्या तात्पर्य है, यानी कि रोम का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन, बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे
तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज कहते हैं। रोम हमारा नॉन वोलेटाइल स्टोरेज है और रैम एक वोलेटाइल स्टोरेज है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। जब हमें बिजली बंद हो जाती है तो मेमोरी के कंटेंट्स गुम नहीं होते हैं, किस में नहीं होते हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी में। रोम में भी नहीं होते हैं, ईपी रोम और डबल ईपी रोम में भी नहीं होते हैं। निम्न में से कौन सा सत्य है, यानी सी कौन सा ऑप्शन जो सही है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रोम। रोम में प्रोग्राम स्थायी होते हैं। ठीक है दोस्तों, जो रोम है इसमें जितने भी डाटा होते हैं वो स्थायी होते हैं। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में बनी परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रोम कहते हैं। कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? रोम कहते हैं। ये सवाल रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के निर्माता उपयोगकर्ता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद निम्न में से किसे संशोधित नहीं किया जा सकता? यानी कि दोस्तों जो कंप्यूटर के निर्माता उपयोगकर्ता द्वारा एक बार प्रोग्राम लिखने के बाद इनमें से किसे संशोधित नहीं किया जा सकता? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रोम में। जैसे दोस्तों रोम में हम किसी भी तरह के कार्य करते हैं, जिसको हम सेव कर लेते हैं उसको हम संशोधित नहीं करते हैं, और रैम में हम संशोधित कर सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, रोम मेमोरी है, तो इसका राइट आंसर आंसर नंबर ए, केवल पढ़ने के लिए। रोम एक पढ़ने के लिए मेमोरी है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा नॉन वोलेटाइल स्मृति का उदाहरण है, यानी कि कौन सा ऑप्शन है जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रोम। कंप्यूटर को जब चालू किया जाता है तो कंप्यूटर जो स्थायी निर्देश का प्रयोग करता है एवं जो दूसरे निर्देश द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता वह किसमें निहित होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रोम में निहित होता है। अगला क्वेश्चन, रीड ओनली मेमोरी की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती हैं? रोम की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रोम में डाटा नॉन वोलेटाइल होता है, अर्थात बिना इलेक्ट्रिकल पावर के भी यह रहता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? तो इसको रोम कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। कंप्यूटर की इनबिल्ड मेमोरी है, यानी कि कंप्यूटर में कौन है दोस्तों जो इनबिल्ड रहते हैं? तो रोम या फिर पी रोम या फिर डबल ई रोम या फिर रैम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रोम। रोम जो है दोस्तों कंप्यूटर में इनबिल्ड किया पहले से रहता है। अगला क्वेश्चन, व्याख्या देख लीजिएगा। रोम कंप्यूटर में अंतः स्थिर मेमोरी होती है जो कंप्यूटर मदरबोर्ड को बनाते समय लगा दिया जाता है। यह स्थायी मेमोरी होती है तथा इसमें स्थायी प्रोग्राम तथा फाइल होती हैं। अगला क्वेश्चन, निर्माण प्रक्रिया में इनमें से किस मेमोरी चिप को प्रोग्राम किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रोम को। अगला क्वेश्चन, वह डाटा जो मेमोरी में निर्माण के समय ही रिकॉर्ड किया गया हो और उसे प्रयोक्ता परिवर्तन या मिटा नहीं सकता, उसे क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं दोस्तों केवल रीड करते हैं। वह डाटा जो मेमोरी के निर्माण के समय ही रिकॉर्ड किया गया हो और उसे प्रयोक्ता परिवर्तित या मिटा नहीं सकता, केवल रीड कहलाता है। रोम को रीड ओनली मेमोरी भी कहते हैं तथा यह नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी होते हैं। यह मेमोरी को कंप्यूटर बनाते समय लगा दिया जाता है। इनमें ऑपरेटिंग सिस्टम तथा प्रोग्राम होते हैं जिसको केवल रीड किया जा सकता है। इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जा सकता, यानी कि हमारा जो रोम मेमोरी है दोस्तों उसमें केवल रीड किए जा सकते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता, यानी कि उसमें किसी भी डेटा में बदलाव नहीं किया जा सकता। रोम के निम्नलिखित प्रकार हैं, ईपी रोम या फिर डबल ईपी रोम आदि। विषम का चयन कीजिए, यानी कि इनमें से अलग कौन है? फ्लॉपी डिस्क, रोम, डीवीडी या फिर हार्ड डिस्क। इन चारों ऑप्शन में से दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है वो अलग हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोम। इन चारों विकल्पों में से रोम विषम है क्योंकि जहां रोम प्राथमिक मेमोरी है वहीं फ्लॉपी डिस्क, डीवीडी, हार्ड डिस्क द्वितीयक मेमोरी है। यानी कि हमारे जो रोम है दोस्तों वो प्राथमिक मेमोरी है, बाकी सब हमारे द्वितीयक यानी सेकेंडरी मेमोरी है। रोम की किस किस पर डाटा केवल एक बार अंकन किया जाता है? यानी कि रोम की किस किस्म पर डाटा केवल एक बार ही अंकन किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पी रोम।
पीरोम, पीरोम का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप है। पीरोम एक विशेष प्रकार की रोम है जिसको एक विशेष प्रक्रिया द्वारा प्रयोगकर्ता के अनुकूल डाटा को प्रोग्राम किया जाता है। एक प्रकार का प्रोग्राम कर दिए जाने के बाद यह सामान्यतः रोम की तरह व्यवहार करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पीरोम के बारे में सही नहीं है, यानी कि कौन सा ऑप्शन दोस्तों इनमें से जो सही नहीं है पीरोम के बारे में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी ये नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, ईपीरोम का पूर्ण रूप क्या है, इसको मैं अभी ही बताया दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन, ईपीरोम का अर्थ क्या है, सेम क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपीरोम का पूर्ण नाम क्या है, ये भी वही पूछा गया है दोस्तों, सेम टू सेम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे यूवी रोशनी में रख कर मिटाया जा सकता है, यानी कि कौन से ऑप्शन है दोस्तों जिसे यूवी रोशनी में रख कर डेटा को मिटाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई, ईपीरोम को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ईपीरोम के बारे में सही नहीं है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, मिटाने वाला प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, या फिर नॉन वोलेटाइल मेमोरी, या क्रमानुसार मेमोरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्रमानुसार मेमोरी। ईपीरोम प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आने वाला स्थायी मेमोरी है जो रोम का एक प्रकार है। इसे रेंडमली एक्सेस किया जा सकता है। इसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। इसमें पैराबैग्निक कीलों की सहायता से इसे पुराने प्रोग्राम को नए प्रोग्राम में रिप्लेस किया जा सकता है। जबकि द्वितीयक मेमोरी क्रमानुसार मेमोरी है जिसका उदाहरण मैग्नेटिक टेप है। अगला क्वेश्चन, परिवर्तित डाटा को स्टोर करने के लिए इनमें से किस मेमोरी का उपयोग किया जाता है, यानी कि परिवर्तित डाटा को स्टोर करने के लिए कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ईपीरोम को। परिवर्तित डाटा को स्टोर करने के लिए ईपीरोम को प्रयोग किया जाता है। ईपीरोम का विस्तृत नाम है, यानी कि पूरा नाम है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपीरोम और डबल ईपीरोम दोनों होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। याद रख लेना दोस्तों, ईपीरोम और डबल ईपीरोम दोनों रैंडम एक्सेस मेमोरी होते हैं और रोम भी रैंडम एक्सेस मेमोरी होते हैं। अगला क्वेश्चन, डबल ईपीरोम के बारे में निम्न में से क्या सही नहीं है, यानी कि इसके बारे में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, क्रमानुसार मेमोरी। ये क्रमानुसार मेमोरी नहीं है, ये स्थायी मेमोरी भी होते हैं, ये इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी भी हैं और रैंडम एक्सेस मेमोरी भी हैं, लेकिन ये क्रमानुसार मेमोरी नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम का इनमें से कौन सा एक वैध श्रेणी नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ट्रिपल ईपीरोम। ये गलत है दोस्तों, ये डबल ही रहेगा, इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। आप देख सकते हैं इसी में डबल ईपीरोम दिया है, पीरोम दिया है और ईपीरोम दिया है, लेकिन इसमें ट्रिपल ईपी दिया है, इसलिए ये गलत है। तो हमारा ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन, एक प्रकार की फ्लैक्स मेमोरी कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ईपीरोम एक फ्लैक्स मेमोरी है। अगला क्वेश्चन, ईपीरोम का अर्थ क्या है। मैं कई बार बता चुका हूँ दोस्तों कि इसका मतलब फुल फॉर्म पूछा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी, यानी कि रोम। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसको डायरेक्ट यहाँ पर लिखा है दोस्तों रोम, रोम लिख दिया है। इसका अगर मान लीजिए इसका फुल फॉर्म भी यहाँ पर आएगा तो इसका राइट आंसर भी होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक रिक्त ईपीरोम में होते हैं तर्कसंगत 0 के प्रति निर्देशित सभी बिट, या फिर तर्कसंगत 1 के प्रति निर्देशित सभी बिट, या फिर कुल बिटों में से आधे 0 के प्रति तथा शेष आधे तर्कसंगत 1 प्रति, या फिर ये ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तर्कसंगत 1 के प्रति निर्देशित सभी बिट होते हैं। एक रिक्त ईपीरोम में तर्कसंगत में 1 के प्रति निर्देशित सभी बिट होते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर चिप्स के मुख्य प्रकार हैं।
निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर चिप्स के मुख्य प्रकार हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, प्राइमरी मेमोरी चिप और माइक्रो प्रोसेसर चिप। प्राइमरी मेमोरी चिप तथा माइक्रो प्रोसेसर चिप कंप्यूटर चिप्स के प्रकार होते हैं। प्राइमरी मेमोरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से जुड़ा रहता है। प्राथमिक मेमोरी छोटे भागों में बटी होती हैं जिन्हें लोकेशन या सेल कहते हैं। अगला क्वेश्चन, गतिभेद को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त बफर को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कैश कहते हैं। गतिभेद को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त बफर को कैश कहते हैं। यह मेमोरी का एक ही भाग है जिसे अस्थायी स्टोरेज के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसमें वैसे डाटा रखे जाते हैं जिनके बार बार जरूरत होती है। इससे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति में वृद्धि होती है। कैश कई स्तरों पर होता है। सामान्यतः देखते हैं, जिस कैश की बात की जाती है उसकी गति रैम से अधिक प्रोसेसर से कम होती है। यह मेमोरी रेफरेंस की स्थिति के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। इसका कार्य प्रोसेसर एवं रैम के मध्य एक पुल की भांति कार्य करता है ताकि दोनों की प्रोसेसिंग गति में अंतर कम किया जा सके। ठीक है दोस्तों, इसको आप अच्छी से एक बार रीड कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन संदर्भ में क्षेत्र में सिद्धांत पर कार्य करता है? यानी कि इनमें से कौन संदर्भ के क्षेत्र में सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कैश मेमोरी। अगला क्वेश्चन, कैश मेमोरी किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेफरेंस की स्थिति पे कार्य करते हैं। यानी कि हमारा कैश मेमोरी होते हैं वो रेफरेंस की स्थिति पर कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सी मेमोरी सबसे छोटी, सबसे तेज होती है और लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के सिद्धांत पर कार्य करती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी होती है दोस्तों सबसे छोटी और सबसे तेज होती हैं जो लोकेलिटी और रेफरेंस के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। अगला क्वेश्चन, कैश स्मृति का प्रयोग निम्नलिखित के बीच के डाटा के अंतरित करने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मुख्य स्मृति और प्रोसेसर के बीच कार्य किया जाता है। कैश स्मृति केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई तथा मुख्य मेमोरी के बीच डाटा अंतरित करने के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग बार बार उपयोग में आने वाले डेटा और निर्देश को संग्रहित करने में किया जाता है। इससे मुख्य मेमोरी तथा प्रोसेसर के बीच गति अवरोध दूर हो जाता है, क्योंकि मेमोरी से डेटा पढ़ने की गति सीपीयू के प्रोसेसर करने की गति से काफ़ी मंद होती है। यह तीव्र, महंगा तथा अपेक्षाकृत छोटा स्टोरेज फॉर्म होता है। यानी कि जो कैश मेमोरी होता है दोस्तों वो एकदम तीव्र होती हैं और महंगा होती है तथा ये साइज में छोटा होते हैं। अगला क्वेश्चन, कैश मेमोरी तार्किक रूप से अवस्थित होती हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सीपीयू रजिस्टर तथा मेन मेमोरी के मध्य स्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वोलेटाइल मेमोरी है? यानी सी कौन सी वोलेटाइल मेमोरी? तो कैश मेमोरी, हार्ड डिस्क, डीवीडी या फिर सीडी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी एक स्थिर मेमोरी है जबकि हार्ड डिस्क, डीवीडी और सीडी एक स्थित मेमोरी है दोस्तों, और इसे सेकेंडरी मेमोरी भी कहा जाता है, हार्ड डिस्क और डीवीडी को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा तथ्य कैश मेमोरी के बारे में सही नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यह है क्रमानुसार मेमोरी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका थोड़ा व्याख्या भी देख लीजिए दोस्तों। कैश मेमोरी एक अस्थायी मेमोरी है, यानी कि जो कैश मेमोरी है वो अस्थायी मेमोरी है। रैम की तुलना में तेज अस्थायी प्राइमरी मेमोरी का एक प्रकार है। यह रेंडमली एक्सेस मेमोरी है जिसे प्रयोग मेमोरी प्रोसेसर के बीच की गति अवरोध दूर करने के लिए किया जाता है। सामान्यतः कंप्यूटर में प्रयुक्त कैश मेमोरी का आकार 256 KB से 4 MB तक होता है, अतः यह रैम की तुलना में छोटी होती है, जबकि क्रमानुसार मेमोरी यानी मैग्नेटिक टेप एक द्वितीय प्रकार का मेमोरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय रहता है? यानी कि कौन सा मेमोरी है जो एक्सेस में सबसे कम समय रहता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कैश मेमोरी। देख लीजिए दोस्तों इसका थोड़ा स्ट्रक्चर, जो सबसे तेज है वो रजिस्टर मेमोरी है, उसके बाद कैश मेमोरी है, और उसके बाद रैम, उसके बाद यूएसबी और हार्ड डिस्क और मैग्नेटिक टेप यानी कि जो मैग्नेटिक टेप है दोस्तों वो सबसे धीमा होता है और ये सस्ता भी होता है, और हार्ड डिस्क और मैग्नेटिक टेप सबसे धीमा और सस्ता होते हैं। लेकिन सबसे तेज है वो रजिस्टर और कैश मेमोरी। सबसे तेज पूछेगा दोस्तों तो रजिस्टर होगा, अगर रजिस्टर ऑप्शन में नहीं होगा तो कैश मेमोरी होगा। अगला क्वेश्चन, सबसे तेज मेमोरी है
रजिस्टर, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी या फ्लैश मेमोरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रजिस्टर मेमोरी। अगर मान लीजिए ये रजिस्टर मेमोरी, अगर मान लीजिए रजिस्टर मेमोरी नहीं है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कैश मेमोरी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय लेता है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कैश मेमोरी। इसके जो हमारा 90 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मेमोरी का एक्सेस गति सर्वाधिक है? यानी कि कौन सा मेमोरी दोस्तों जिसका गति अधिक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कैश मेमोरी। कैश मेमोरी एक तीव्र गति की मेमोरी है और ये छोटी होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर में द्रुततर, महंगा और अपेक्षाकृत छोटा संग्रह रूप क्या है? यानी से कंप्यूटर सिस्टम में ऐसा कौन सा हार्डवेयर है जो महंगा होता है लेकिन सबसे छोटा होता है और वो तीव्र होता है? तो ऐसा कौन सा मेमोरी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कैश मेमोरी। कैश मेमोरी है वो अपेक्षाकृत छोटा होता है, महंगा होता है और लेकिन ये स्पीड अच्छी होती है दोस्तों। अगली क्वेश्चन, उच्च कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाने वाली उच्च गति की मेमोरी का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कैश मेमोरी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सबसे तेज कंप्यूटर मेमोरी कौन सी है? निम्न में से सबसे तेज कंप्यूटर मेमोरी कौन सी है? हार्ड डिस्क, डीवीडी रोम या फिर कैश मेमोरी या फिर स्टैटिक रैम? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कैश मेमोरी। अगला क्वेश्चन, कैश मेमोरी क्या है? रैम, रोम या फिर ईपी रोम या फिर ईपी रोम? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रैम है। कैश मेमोरी एक रैम की प्रकार होती है दोस्तों जिसमें बार बार प्रयोग होने वाले डाटा और निर्देश को संग्रहित किया जाता है। कैश मेमोरी का प्रयोग डाटा प्रोसेसिंग की गति की तीव्र करने के लिए किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति द्रुततम है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कैश मेमोरी। कैश मेमोरी एक विशेष प्रकार की मेमोरी है जो अत्यधिक तेज स्टैटिक रैम है जिसका उपयोग करती हैं। यह प्राथमिक मेमोरी और सीपीयू के बीच एक अत्यंत तीव्र मेमोरी है जहां बार बार प्रयोग में आने वाले डाटा और निर्देशों को संग्रहित किया जाता है। कैश मेमोरी की गति तीव्र होने के कारण प्रोसेसर की गति भी वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन, मेमोरी और सीपीयू के बीच खाली स्थान अस्थायी रूप से हाई स्पीड होल्डिंग एरिया का कार्य करती हैं जिससे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कैश मेमोरी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस मेमोरी को सबसे अधिक डेटा एक्सेस स्पीड अधिक होती है? यानी कि कौन सी मेमोरी है दोस्तों जिसका डेटा एक्सेस स्पीड अधिक होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कैश मेमोरी। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की सबसे उच्चतम गति वाली मेमोरी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कैश मेमोरी। निम्नलिखित में से किस मेमोरी यूनिट को प्रोसेसर द्वारा अधिक तेज से अभिगमन किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कैश मेमोरी। अगला क्वेश्चन, कैश में एक वर्ड को हटाते ही मुख्य मेमोरी को उद्धरण करने की विधि को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रीड राइट यानी कि राइट बैक। कैश मेमोरी में वर्ड को हटाने के मुख्य मेमोरी अध्ययन को करने की विधि को राइट बैक कहते हैं। कैश में से वर्ड को हटाते ही मुख्य मेमोरी को अद्यतन करने की विधि को राइट बैक कहते हैं। राइट बैक डाटा स्टोर करने की विधि है जिसमें हर बार परिवर्तन के बाद डाटा कैश में लिखा जाता है जबकि मुख्य मेमोरी में यह कुछ निश्चित समय अंतराल या निश्चित शर्तों के तहत लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन, कैश मेमोरी की किन के बीच क्रिया करती है? यानी कि कैश मेमोरी हैं किन के बीच क्रिया करती हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सीपीयू और रैम के मध्य कार्य करती हैं। कैश मेमोरी सीपीयू और रैम के मध्य कार्य करती हैं जिसका उपयोग बार बार उपयोग आने वाली डेटा और निर्देश को संग्रहित करने में किया जाता है जिससे मुख्य मेमोरी तथा प्रोसेस की गति अवरोध दूर हो जाती है क्योंकि मेमोरी में डाटा पढ़ने की गति सीपीयू के प्रोसेस करने की गति काफी मंद होती है। अगला क्वेश्चन, सीपीयू की संसाधन शक्ति को बढ़ाने के लिए सीपीयू और रैम के मध्य कौन सा मध्यंतर प्रयुक्त होता है? यानी सीपीयू की संसाधन शक्ति को बढ़ाने के लिए सीपीयू और रैम के मध्य कौन सा मध्यंतर प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कैश स्मृति यानी कि कैश मेमोरी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का एक उदाहरण है? फ्लैश, फ्यूरी या फिर फ्लैश या फिर FRAM? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी कंप्यूटर एवं अन्य डिजिटल यंत्रों में प्रयुक्त होने वाली एक प्रकार की इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी है यानी कि WP रोम है जो
विद्युत शक्ति के न रहने पर भी बनी रहती हैं। यानी कि ये डबल ईपीरोम है दोस्तों, इसमें जो डेटा रहता है वो सेव होता है। अगर मान लीजिए बिजली चली जाती है तो इसमें डेटा स्वतः ही बना रहता है। यह मेमोरी कंप्यूटर में प्रयुक्त पेन ड्राइव, डिजिटल कैमरे एवं डिजिटल उत्पादों के प्रयुक्त मेमोरी कार्ड आदि के रूप में है। बहुतायत में प्रयोग की जाती रही हैं। यह एक प्रकार का ईपीरोम है, किंतु इसे बड़े बड़े भागों में मिटाया और प्रोग्राम किया जा सकता है, जबकि साधारण ईपीरोम को 1 बाइट करके ही मिटाया और प्रोग्राम किया जाता है। इस कारण इस पर आंकड़ा लिखने की अपेक्षाकृत कम समय लगता है। अगला क्वेश्चन, फ्लैश मेमोरी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा ऑप्शन दोस्तों जो सही नहीं है? यह डिजिटल कैमरा, लैपटॉप आदि जैसे युक्तियों में सूचना संग्रह के लिए प्रयुक्त होता है। यह विस्तृत ताप परास 40 से 85 सेल्सियस में कार्य करती हैं। यह सामान्य यांत्रिक डिस्क ड्राइव से अत्यधिक सस्ता है। यह कम शक्तियाँ उपयोग करता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यह सामान्य यांत्रिक डिस्क ड्राइव से अत्यधिक सस्ता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित स्मृति प्रकारों में से कौन सा डाटा स्थानांतरण एवं भंडारण दर के अनुसार सबसे मंद स्मृति का प्रकार है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, त्वरित स्मृति। डाटा स्थानांतरण एवं भंडारण दर के अनुसार सबसे मंद स्मृति त्वरित स्मृति होती है, जिसे फ्लैश भी कहा जाता है, यानी कि फ्लैश मेमोरी भी कहा जाता है, जिसको मिटाया तथा फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है। इसका प्रयोग सेल्यूलर फोन, डिजिटल कैमरा, सेट टॉप बॉक्स आदि में किया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों द्वितीयक मेमोरी। इससे पहले जो पढ़े हैं वो प्राथमिक मेमोरी हैं, अब सेकेंडरी मेमोरी की ओर चलते हैं। कंप्यूटर में द्वितीयक संग्रहण सिस्टम के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? फ्लॉपी, ईपीरोम, रोम या फिर रैम? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, फ्लॉपी। फ्लॉपी डिस्क की द्वितीयक संग्रहण सिस्टम है, जिसका प्रोग्राम कंप्यूटर सिस्टम में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल तथा डाटा स्थानांतरित करने के लिए होता है, जबकि रैम रोम प्राथमिक संग्रहण सिस्टम है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या द्वितीयक संचय यूनिट नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, द्वितीयक जो मेमोरी है वो रैम नहीं है दोस्तों, बाकी सब द्वितीयक मेमोरी है, जो रैम है वो प्राथमिक मेमोरी है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सेकेंडरी मेमोरी से संबंधित नहीं है? यानी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है दोस्तों जो सेकेंडरी मेमोरी नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्लॉटर जो है दोस्तों वो सेकेंडरी मेमोरी नहीं है। मैग्नेटिक टेप, एचडीडी, मैग्नेटिक डिस्क तीनों द्वितीयक मेमोरी के उदाहरण है, जबकि फ्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। ये प्लॉटर क्या है आपको पता है दोस्तों? प्लॉटर एक प्रिंटर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, स्टोरेज डिवाइस कौन सी नहीं है? इनमें से कौन है दोस्तों जो स्टोरेज डिवाइस नहीं है? सीडी स्टोरेज डिवाइस है, डीवीडी भी है, फ्लॉपी डिस्क भी है, प्रिंटर नहीं है, हार्ड डिस्क भी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रिंटर। प्रिंटर जो है हमारा वो स्टोरेज डिवाइस नहीं है। अगला क्वेश्चन, एक सीडी आरडब्ल्यू डिस्क है, तो इसका फुल फॉर्म पूछा गया है दोस्तों। एक सीडी आरडब्ल्यू डिस्क है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मिटाकर फिर से उसमें लिखा जा सकता है, यानी कि सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट, यानी कि मिटाकर इसमें फिर से लिखा जा सकता है। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइटेबल एक डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क है जो सूचना संग्रह हेतु प्रयुक्त की जाती है। इस डिस्क में सूचना को बार बार लिखा और पढ़ा जा सकता है। इसके लिए विशेष सीडी रीड राइट ड्राइव की जरूरत पड़ती है। इसमें पूछा गया है दोस्तों कि सीडी आरडब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या है, तो मैं अभी बताया हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई, तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ई, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। अगला क्वेश्चन, सीडी रोम और सीडी आरडब्ल्यू में क्या अंतर है? तो इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। ये दोनों एक ही, केवल विभिन्न निर्माताओं से भिन्न नाम दिए हैं, या फिर सीडी रोम को राइट किया जा सकता है और सीडी रीराइट को नहीं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सीडी रीड राइट में राइट किया जा सकता है, लेकिन सीडी रोम में केवल रीड किया जा सकता है। जो सीडी रोम है दोस्तों इसमें केवल इसको हम पढ़ सकते हैं, इसको मिटा नहीं सकते हैं इसको। और जो सीडी रीड राइटेबल है इसमें राइट भी किया जा सकता है और इसको मिटा भी जा सकता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, रिमूवेबल मीडिया में सभी शामिल होते हैं, यानी कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके सिवाय रिमूवेबल मीडिया में सभी शामिल होता है?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हार्ड डिस्क के सिवाय। जो हार्ड डिस्क हैं वो रिमूवेबल में शामिल नहीं होता है, बाकी सब होता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है? कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डिस्क ड्राइव। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कंप्यूटर एक हार्डवेयर है। अगला क्वेश्चन, हार्ड डिस्क के आंतरिक ट्रैक का घनत्व सबसे बाहरी ट्रैक के घनत्व खाली स्थान होता है। हार्ड डिस्क के आंतरिक ट्रैक का घनत्व सबसे बाहरी ट्रैक के घनत्व होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, से अधिक होता है, यानी ट्रैक के घनत्व से अधिक होता है। हार्ड डिस्क के आंतरिक ट्रैक का घनत्व सबसे बाहरी ट्रैक के घनत्व से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन, सीडीएस का आकार कैसा होता है? चौकोर, आयताकार, गोल या षटकोणी या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गोल होता है। अगला क्वेश्चन, एक कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? विद्युतीय, लेजर, विद्युत चुम्बकीय या वैमानिकी? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लेजर। अगला क्वेश्चन, सीडी पर आप कर सकते हैं, यानी सीडी पर आप क्या कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पढ़ना और लिखना। अगला क्वेश्चन, सीडी का पूर्ण रूप क्या है? सीडी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई, कॉम्पैक्ट डिस्क। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कॉम्पैक्ट डिस्क। अगला क्वेश्चन, 3.5 इंच की फ्लॉपी ड्राइव किस प्रकार की डिवाइस होती है? यानी कि 3.1/2 इंच का फ्लॉपी ड्राइवर किस प्रकार की डिवाइस होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्टोरेज डिवाइस। अगला क्वेश्चन, एक कॉम्पैक्ट डिस्क किस प्रकार की डाटा भंडारण पद्धति होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रकाशिक। अगला क्वेश्चन, एक 3.1/2 इंच फ्लॉपी डिस्क में कितने आंकड़े जमा हो सकते हैं? यानी कि इसके स्टोरेज क्षमता कितनी होती है? यानी 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क में कितने स्टोरेज की क्षमता होती है दोस्तों? ये पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है, इसको आपको याद रख लेना है। जो 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क होती हैं, इसमें कितने MB हम स्टोरेज कर सकते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1.4, यानी कि 1.4 MB स्टोरेज कर सकते हैं। फ्लॉपी डिस्क प्लास्टिक का बना एक वृत्ताकार डिस्क होती है। फ्लॉपी डिस्क की लंबाई 3.5 इंच होती है। उच्च क्षमता वाले फ्लॉपी डिस्क भंडारण क्षमता 1.44 MB होती है तथा अति उच्च क्षमता वाले फ्लॉपी डिस्क यानी भंडारण क्षमता 2.88 MB होती है। यानी कि ये मिनिमम है दोस्तों और ये मैक्सिमम है। अगला क्वेश्चन, एक दोहरे घनत्व वाली 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की भंडारण क्षमता कितनी होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1.44। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सी मेमोरी डिवाइस है? यानी कि कौन सा ऑप्शन है जो मेमोरी डिवाइस है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, फ्लॉपी डिस्क। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्टोरेज साधन चारों तरफ घूम सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, फ्लॉपी डिस्क। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा भंडारण उपकरण अब प्रचलित हुआ है? यानी कि कौन सा है ऑप्शन दोस्तों जो अभी हाल ही में जो प्रचलन हुआ है? तो फ्लॉपी डिस्क, CD रोम, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, फ्लॉपी डिस्क। ये CD रोम, पेन ड्राइव और हार्ड ड्राइव ये पुराना दोस्तों, लेकिन फ्लॉपी डिस्क अभी प्रचलित हुआ है। अगला क्वेश्चन, इंडेक्स ऑफ होल संबंधित है, इंडेक्स ऑफ होल संबंधित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फ्लॉपी डिस्क से। फ्लॉपी डिस्क से इंडेक्स होल संबंधित है। अगला क्वेश्चन, जो डिवाइसेस इंफॉर्मेशन स्टोरेज करती हैं और कंप्यूटर कार्य करने के लिए जिनका प्रयोग करता है उन्हें क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जिप ड्राइव का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन जिप ड्राइव का एक उदाहरण है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, CD अथवा DVD। CD और DVD दोनों जिप ड्राइव के उदाहरण हैं, इनकी भंडारण क्षमता अधिक होती है। CD व DVD ड्राइव खाली स्थान के उदाहरण हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जिप ड्राइव के उदाहरण हैं।
डीवीडी क्या है? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर। डीवीडी क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डीवीडी ऑप्टिकल डिस्क का एक उदाहरण है जिसे डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क कहते हैं। यह साधारण सीडी रोम की तुलना में ज़्यादा डाटा स्टोरेज करती है। डीवीडी साधारण 47 जीबी तथा विशेष परिस्थितियों में 45 से 50 जीबी डाटा स्टोर कर सकती हैं। अगला क्वेश्चन, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क क्या है? यानी कि डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। अगला क्वेश्चन, डीवीडी का एक उदाहरण है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्टिकल डिस्क। डीवीडी का उदाहरण कौन सा है? ऑप्टिकल डिस्क। डीवीडी का अर्थ क्या है? यानी कि इसका पूर्ण रूप पूछा गया है। इसका पूर्ण रूप है ऑप्शन नंबर सी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। अगला क्वेश्चन, इसमें भी पूछा गया इसका फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। सीडी तथा डीवीडी की दंतुरता को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गर्त कहते हैं। सीडी तथा डीवीडी एक रेजिन जैसे पॉलीकार्बोनेट से बनी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। इस पर एक ऐसे पदार्थ की कोटिंग होती है जिस पर एक हाई इंटेंसिटी लेजर किरणों को फोकस किया जाता है, तो यह अपनी रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टी को बदल लेती है। इसकी कोटिंग का पदार्थ काफी रिफ्लेक्टिव होते हैं। हाई इंटेंसिटी वाली लेजर कीड़े का एक निशान है जिसके किनारे छोटा गड्ढा बना रहता है जो एक को दर्शाती हैं, एवं जिस पर सतह पर गड्ढा यानी कि जिस सतह पर गड्ढा नहीं होता है उसे लैंड कहा जाता है और उसे जीरो से दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन, ऑप्टिकल डिस्क का नया फॉर्मेट जो ब्लू रे डिस्क के नाम से जाना जाता है और लोकप्रिय हो रहा है, यह परंपरागत डीवीडी से किस प्रकार भिन्न है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, केवल पहला और दूसरा। यानी कि डीवीडी मानक परिभाषा वीडियो को समर्पित करता है तथा जबकि बीडी उच्च परिभाषा वीडियो को समर्पित करता है और डीवीडी की तुलना में बीडी फॉर्मेटिंग की भंडारण क्षमता की कई गुना अधिक है। ये दोनों हमारा सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, ब्लू रे डिस्क क्या है? यानी ब्लू रे डिस्क एक खाली स्थान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डाटा संग्रहित प्रणाली। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों से बहुत अधिक मात्रा को भंडारण कर सकता है वो क्या कहलाता है? कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों के बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है वो क्या कहलाता है? चुंबकीय टेप, डिस्क या फिर ए बी या फिर उपरोक्त से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ए और बी दोनों यानी कि चुंबकीय टेप और डिस्क। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा साधन शीघ्रतम इनपुट आउटपुट भंडारण करने वाला है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मैग्नेटिक फ्लॉपी डिस्क। मैग्नेटिक फ्लॉपी डिस्क है दोस्तों, वो कंप्यूटर के शीघ्रतम आगत निर्गम तथा भंडारण डिवाइस हैं। जो फ्लॉपी डिस्क एक स्थायी यानी कि वोलेटाइल मेमोरी है जो सस्ता स्टोरेज डिवाइस है जो बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर कर सकता है। यह एक डायरेक्ट एक्सेस सहायक मेमोरी है जो डाटा को पढ़ने में कम समय लगाता है। अगला क्वेश्चन, ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिसमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाता है क्योंकि मैग्नेटिक टेप है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम है। अगला क्वेश्चन, इसका व्याख्या देख लीजिएगा। मैग्नेटिक टेप एक सीक्वेंशियल एक्सेस मीडिया है, अतः इसमें डाटा शीघ्र रिकॉल करना व्यवहारिक नहीं है। मैग्नेटिक टेप पॉली रिबन से बनी एक रील होती है जिसे मैग्नेटिक कोडिंग की जाती है। यह लगभग 2600 फीट तक लंबा हो सकता है जिसमें डाटा सीक्वेंशियल ऑर्डर से स्टोर होता है जिसे रैंडमली रीड नहीं किया जा सकता है। जैसे 5 नंबर की फाइल को एक्सेस करना हो तो 1 2 3 4 से होकर जाना पड़ेगा, रेंडमली 5 नंबर पर नहीं जा सकते, यानी कि सीक्वेंसर है ये, एक के बाद ऐसे जा सकते हैं, हम डायरेक्ट यहाँ पर नहीं पहुँच सकते हैं। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय पंचायत तंत्र की किस्म निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? चुंबकीय संचयन तंत्र की किस्म निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कॉम्पैक्ट डिस्क। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। रिमूवेबल मैग्नेटिक डिस्क को खाली स्थान कहते हैं जिसमें सूचना रखी जा सकती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पोर्टेबल।
रिमूवेबल मैग्नेटिक डिस्क को पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। इसमें उच्च भंडारण क्षमता होती है और अक्सर कंप्यूटर का बैकअप लेने के लिए या नेटवर्क ड्राइव का रूप में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कि पेन ड्राइव। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय डिस्क की शक्ति निर्भर करती है, यानी चुंबकीय डिस्क शक्ति किस पर निर्भर करती है? भुजाओं की संख्या, रिकॉर्डिंग घनत्व या फिर ट्रैक की संख्या? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों भुजाओं की संख्या पर, रिकॉर्डिंग घनत्व पर और ट्रैक की संख्या पर। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक क्रमिक एक्सेस मेमोरी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मैग्नेटिक टेप। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन क्रमिक एसएस मेमोरी है? निम्न में से कौन क्रमिक एसएस मेमोरी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैग्नेटिक टेप। पेन ड्राइव है एक, पेन ड्राइव क्या है? एक स्थिर द्वितीयक भंडारण मेमोरी, या फिर एक चुंबकीय द्वितीयक, या फिर एक हटाई जाने वाली द्वितीयक भंडारण इकाई, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पेन ड्राइव एक हटाई जाने वाली द्वितीयक भंडारण इकाई है, जिसको यूएसबी कहते हैं। यूएसबी का फुल फॉर्म है दोस्तों यूनिवर्सल सीरियल बस। ये पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, यूएसबी संग्रहित युक्ति का कौन सा प्रकार है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, द्वितीयक प्रकार है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकॉन का बना होता है, जो आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडारण में रखा जा सकता है, वो क्या कहलाता है? तो वो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, चिप कहलाता है। अगला क्वेश्चन, डिस्क और टेप ड्राइव मुख्यतः निम्न रूप से प्रयुक्त होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। अगला क्वेश्चन, सीडी रोम निम्नलिखित का एक उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है इनपुट डिवाइस, यानी जो सीडी रोम है ये इनपुट डिवाइस है। तो दोस्तों ये था आज का क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो जरूर हमें सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों, साथ में ही लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप ऐसे ही क्वेश्चन के बारे में डेली अपडेट पाना चाहते हैं तो हमें जरूर फॉलो कीजिएगा दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो पर। थैंक यू एंड सो मच।